नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम पटेल आपके एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। यहाँ हम लोग दोस्तों क्लास 10 का गणित की चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या द्विघात समीकरण है। इसका नाम द्विघात समीकरण है। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले इसका हम कंसेप्ट देखते हैं, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे द्विघात, उसके पहले आपने 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होता है, शायद 10th में भी चैप्टर नंबर दूसरा क्या था, द्विघात बहुपद। तो उसमें हम लोग द्विघात बहुपद पढ़े थे। तो द्विघात बहुपद क्या होता है दोस्तों? द्विघात बहुपद जो होता है आपका, द्विघात बहुपद जो होता है दोस्तों आपका, आप ऐसा बहुपद जिसकी चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होना चाहिए, वो बहुपद अपने कहलाता है द्विघात बहुपद कहलाता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल की बात करो, ax² प्लस bx प्लस c, इसमें जो चर है आपका x, इसकी अधिकतम घात कितनी, 2, तो अपना ही कहलाता है द्विघात बहुपद। यहाँ लिख सकते हैं कि ऐसे क्या, चर की ऐसा बहुपद जिसकी चर की अधिकतम, चर के यहाँ पे x है, x की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, ये अपना कहलाता है भाई द्विघात बहुपद। वही दोस्तों, ऐसे क्या है, ऐसे एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, ऐसे क्या है, 4x² प्लस 5x प्लस 2, ये अपना कहलाता है द्विघात बहुपद है। जैसे x² प्लस 1, ये कहलाता है इसमें द्विघात बहुपद। इसमें अधिकतम घात कितनी, चर की, चर x से अधिकतम 2 है। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, ये अपना द्विघात बहुपद कहलाता है। अब आता है समीकरण। तो समीकरण क्या कहलाता है आपका, समीकरण आपका कहलाता है जहाँ आपका बराबर का निशान आ जाए, वो बन जाता है दोस्तों आपका समीकरण कहलाता है। समीकरण मतलब क्या कहलाता है, संबंध जो जिसके दोनों पक्ष क्या होते हैं आपके बराबर होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर होना चाहिए, वो अपना कहलाता है समीकरण कहलाता है। यदि बात करूँ, देखो अब द्विघात बहुपद है, यदि द्विघात बहुपद में यदि मैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बराबर बन जाता है दोस्तों, क्या आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों, ये द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। द्विघात समीकरण बन जाता है, जहां बराबर निशान आ जाए वो कहलाता समीकरण कहलाता है। और यदि द्विघात बहुपद में सिर्फ द्विघात बहुपद लिखकर उसके बराबर लिखूं और 0 के बराबर कर दूं, तो बन जाता है अपना द्विघात समीकरण बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करो, उसी बात को, जैसे एग्जाम्पल क्या आपका 4x² प्लस 5x प्लस 2, बराबर निशान लगाओ और 0 लिख दो, ये आपको बन जाता है भाई, ये आपको क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, मतलब ऐसा समीकरण जिसका कम से कम एक पद की घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 2 होना चाहिए। मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा समीकरण जिसमें कम से कम एक पद की घात 2 होनी चाहिए, तो वह समीकरण कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है। अब दोस्तों, अब पद मतलब क्या है, पद मतलब कहलाता है कोई सिंगल पद, जैसे 2x है, 4 है, या फिर सिंगल शब्द कहलाते हैं आपके पद कहलाते हैं। ऐसी 5x 6 बाई, ये सब कहलाते हैं आपके ETC, आपके पद कहलाते हैं जी। ठीक है, ओके दोस्तों, अब देखो ये तो द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म बराबर 0, इस फॉर्म में आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है, जहां आप लिख सकते हो कि जो ए बी
ए कभी भी आपके जीरो के बराबर नहीं होगा। यदि ए आपके जीरो बराबर हो जाता तो एक पद आपका जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, मतलब एक्स सिर्फ एक रहेगी, वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। आप और लिख सकते हो, और आपके क्या है, और ए बी सी, सी बराबर क्या है, ए बी सी, ए यहाँ और ए बी सी तीनों क्या है, तीनों वास्तविक संख्या है, तीनों वास्तविक संख्या है, वो वास्तविक संख्या होती है। यहाँ तक क्लियर। अब आपको टेस्ट, अब आपको पूछेगा कि एक्सरसाइज में, पहले एक्सरसाइज आपको क्या बोलती है कि आपको ज्ञात कीजिए कि बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप किसी रूप से तुलना करो, इस रूप से तुलना करो। यदि आपको इस फॉर्म में दिखता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो बराबर जीरो, तो आप कह सकते हो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, आइए हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं।
आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या दिया है, x प्लस 3 की घात 3 है बराबर क्या है 2x इंटू एक्स माइनस 1। ये आपका अगला सवाल दिया, इसको सॉल्व करना है दोस्तों। क्या करना, आप इसको जो दिया है उसको क्या लिख दे, क्वेश्चन दिया उसको वैसा वैसा लिख दो। क्या दिया है, x प्लस 3 की घात 3 इक्वल टू 2x इंटू एक्स माइनस 1 ये दिया है। ठीक दोस्तों, देखो अब इसके पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, x प्लस 3 की घात 3 है मतलब या 3x प्लस 3 का 3 बार गुणा कर लो, ये एक सबसंख्या यूज कर दो। सबसंख्या आपने कितने संख्या पढ़ी थी, देखो ये होता है a प्लस b की घात 3। ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3 होता है दोस्तों। ठीक, इसका यूज कर दो, या फिर x प्लस 3 का 3 बार गुणा कर दो। देखो x प्लस 3 का 3 बार गुणा करोगे तो बहुत लेंथ जाएगा, लेकिन इसका यूज करेंगे तो यहाँ थोड़ा आसानी पड़ जाएगा। ठीक दोस्तों, बस इसको आप थोड़ा सा माइंड में रखना है और इसका यूज कर देना यहाँ पे x प्लस 3। देखो दोस्तों, a मतलब क्या मानना, x मानना, b मतलब क्या मानना, 3 मानना। तो देखो अब यहाँ पे इसका a की घात 3 मतलब x की घात 3, ठीक है, x की घात 3 प्लस 3 a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, b मतलब क्या है 3। ठीक है, अब देखो इंटू 3 का 3, a मतलब क्या x, b स्क्वायर मतलब क्या 3 का स्क्वायर प्लस b की घात 3 मतलब 3 की घात 3। ठीक है दोस्तों, बराबर 2x, इसका अंदर गुणा कर दो आप, यहाँ इसको सॉल्व कर लो 2x। ठीक है, 2x इंटू x कर दो, x माइनस 2x इंटू 1। ठीक दोस्तों, ये है इसका यूज हमने इस यहाँ कर दिया। देखो बराबर डालना, ठीक है, x की घात 3 लिखना, ठीक है, प्लस 3 त्रिका 9 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू एक्स, 3 की घात 2 मतलब 9, 3 का 2 बार गुणा, ठीक है, 3 त्रिका 9 और 3 की घात 3 मतलब 3 त्रिका 9 होती है 27। ठीक दोस्तों, 3 का 3 बार गुणा, 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, इसका आप सॉल्व कर लो। देखो दोस्तों क्या होगा, क्या लिखना आप, x की घात 3, ठीक है, देखो 9x स्क्वायर वैसा वैसा लिख लो, 9 तिया 27x प्लस 27, इन सब पक्षांतर कर लो, इसका ले आओ, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ध्यान रखना दोस्तों, पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं, सॉरी ये माइनस नहीं, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देखो अब आप क्या करना, x की घात सबसे पहले x पावर देखो 3 नहीं है मतलब इसको वैसा वैसा लिख दो, ठीक, उससे कम वाली। अब इसके बाद 2 देखो, x के बाद 2 कौन सी है, एक 9x स्क्वायर और दूसरा माइनस 2x स्क्वायर, देखिए प्लस के माइनस मतलब क्या हो जाएगा, आपस में हट जाएंगे, 9 से 2 जाएगा तो 7x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, प्लस का बड़ी संख्या जो चिन्ह तो चिन्ह आता। ठीक दोस्तों, 27x और 2x दोनों प्लस के आपस में जुड़ जाएंगे, तो 27 और 2 कितना हो गए 29x, ठीक है, और प्लस 27 इक्वल टू 0। अब इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि सभी पद अलग अलग। ठीक है, देखो इसकी पावर कितनी है 3 है, हम क्या द्विघात समीकरण पावर कितनी होती है 2 होती है, मतलब मैं कह सकता हूँ यह जो समीकरण है यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में नहीं है। ठीक देखो, रूप में नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि द्विघात समीकरण नहीं। ठीक दोस्तों, पहचानो कैसे, यहाँ देखिए इसके एक पद, यदि समीकरण का अधिकतम पद कितना है, अधिकतम पद यहाँ अधिकतम पावर 2 आ जाती है तो द्विघात समीकरण होगी, नहीं आती तो द्विघात समीकरण। यहाँ पे अधिकतम पावर कितनी समीकरण की, x की घात 3 मतलब 3, यहाँ पे कितनी है, इसे हम कह सकता हूँ दोस्तों कि द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक दोस्तों, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, और ये ध्यान रखना लाइक और इसका हम आपको बेस्ट बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, आइए हम इसका अगला सवाल करते हैं, दूसरा नंबर सवाल क्या दिया अपना, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, जिसमें क्या है आपको सिर्फ जो सवाल दिया है उसमें क्या द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है आपको। ठीक है, अब आपको पता द्विघात समीकरण क्या होता है, आपने पहले देख रखा है, जब इसके जस्ट इसके पहले हमने एक सवाल किया था। तो इस सवाल पहला नंबर क्या है, दूसरा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें सवाल ने बोला लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना, बट हमें लंबाई चौड़ाई ज्ञात नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में आपको दर्शाना है। तो हाँ, अब दोस्तों आपने पिछली कक्षा में आयत के बारे में पढ़ रखा था, तो आयत क्या होता है आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं। आयत क्या होता है, आयत की इसमें जो सामने भुजा क्या होती है, बराबर होती है, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर होती है। ठीक दोस्तों, ये आपकी लंबाई होती है, मैं इसको मैं मान लेता हूँ चौड़ाई और इसको मान लेता हूँ मैं लंबाई, इतना तो आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब बोला है लंबाई आयत का क्षेत्रफल।
अब आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों आपको गुणित चौड़ाई होता है। ये तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है। ये अपनी एक आयत है, मैंने आयत बना लिया है जिसकी चौड़ाई दे दिया है और लंबाई होता है, ठीक है। अब आगे बोला सवाल आपको, छेद की लंबाई मीटर चौड़ाई से 2 गुने अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुने अधिक है, चौड़ाई से, ठीक है। मान लो किसको, x, आप मान लेना चौड़ाई को क्या मानना, x मानना। अब बोला लंबाई से 2 गुने अधिक, चौड़ाई से 2 गुने अधिक है, कौन लंबाई, तो लंबाई चौड़ाई, हमने चौड़ाई क्या माना, x माना, तो लंबाई कितनी हो जाएगी अपनी 2x हो जाएगी क्या, 2x हो जाएगी, 2 गुने बोला है, 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने प्लस इसमें 1 कर दो, ये अपने आपकी लंबाई निकल के जाएगी। अब बोला है भूगोल लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो दोस्तों क्या करोगे, यहाँ आप लिखना सॉल्व करके, सॉल्व डालना और इसको लिखना माना। माना आप क्या मान लो, पता नहीं तो क्या मान लो आप, माना क्या मानना आप, आयत की आयताकार जो भूखंड है उसकी क्या मान लेना आप, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेना आप दोस्तों, क्या मान सकते हो, कुछ पता नहीं है, आपकी मर्जी, x मान लेना, x मीटर है, ठीक है। अब बोला समझना, तो इसकी ये बताओ मेरे को लंबाई कितनी हो जाएगी, तो और लिखना क्वेश्चन से आप लिखना आयताकार जो भूखंड है उसकी भूखंड की लंबाई कितनी होगी, लंबाई जो हो जाएगी अपनी ये होगी 2x + 1 होगी। 2x + 1 क्यों होगी, बोला है लंबाई चौड़ाई से 2 गुने, हमने चौड़ाई की x मानी, 2 गुने मतलब 2x से 1 अधिक है, 1 अधिक मतलब इसमें 1 जोड़ दो, 1 अधिक हो जाएगा, ठीक है, ये बोला है, ठीक है। अब समझना जरा आगे ये बोला है, दिया है आपको क्वेश्चन में कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर है। यहाँ लिखना प्रश्नानुसार, आप डाल सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न आपको क्या बोल रहा है उसके अनुसार, आपका प्रश्न अनुसार ये बोलता है कि जो एक आयताकार है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। अब आपको पता है क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी है, यहाँ पे आपकी है लंबाई लिख दो, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आपको पता है आज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई आपका कितना दिया, 8 बराबर 528। लंबाई कितनी मानी थी हमने, 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी है, x है, बराबर कितना आपका 528। इसका आप पुस्तक हल कर लो, पुस्तक करने के लिए गुणा, तो ये गुणा है तो आप x का दोनों से गुणा कर दो, तो 2x × x + 1 × x बराबर 528। देखो 2x × x कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना जब भी गुणा में यदि आधार सेम रहता तो आपकी घातें जुड़ जाती है। ये जाएगा 1 × x मतलब x, इसको इसका पक्षांतर कर लो, -528 = 0। ध्यान रखना दोस्तों पक्षांतर करते हुए चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, ठीक है। ये अपना आ गया, यही आपका क्या है आंसर है। आप इसकी तुलना किससे कर सकते हो, ax² + bx + c से। अब इस फॉर्म में दिख रहा है, आप कह सकते हो क्या है, एक द्विघात समीकरण है। दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए हम इसका आगे सवाल करते हैं, नेक्स्ट नंबर। तो इसका अगला सवाल देखते हैं हम, दूसरा या तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या बोला है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपसे बोला है कि यह द्विघात समीकरण रूप में दर्शाना है, हमें ज्ञात नहीं करना है आयु। आप क्या देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि रोहन की आयु कितनी है, उसके बाद हम माँ की आयु निकाल सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी सवाल आते हैं, यदि क्वेश्चन में क्या आता है, बाद आता है, तो क्या करना, उसे वर्तमान आयु से आप प्लस कर देना, वर्तमान आयु से करना आप जोड़ देना, बाद आए तो। और यदि पहले पूछे तो क्या करना, आप वर्तमान आयु से घटा देना। ये 2 कंसेप्ट आप याद माइंड में रखना दोस्तों, ये बहुत यूज काम आएंगे इन क्वेश्चनों में, एज वाली क्वेश्चनों में। आइए दोस्तों हम आगे का सवाल देखते हैं। ये देखो दोस्तों,
क्या होता है, आप रोहन की बोला, तुम्हें तो रोहन की माँ बोला है, हमें तो पहले रोहन की पता होना चाहिए, तभी हम क्या निकाल पाएंगे, उसकी माँ की आयु निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखो आप माना करके लिख लेना, माना रोहन की आयु है, रोहन की वर्तमान आयु क्या माना है दोस्तों, अब वर्तमान आयु अब मान लेना आप, क्या मानना, x वर्ष मान लेना, वर्षों में दिए तो x वर्ष लेना, x वर्ष। ठीक है, अब देखना, अब बोला है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, वर्तमान 26 बड़ी है, 26 वर्ष 26 से बड़ी, तो लिखना, इसीलिए आप डालना, इसीलिए जब हमने रोहन की x मान लिया वर्तमान आयु, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी, इसलिए उसकी माँ की आयु कितनी होगी, उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, आप कह सकते हो 26 वर्ष बड़ी है, किससे, रोहन से, रोहन कितना है x, तो 26 मतलब x में आप 26 ऐड कर दो, इतनी हो जाएगी उसकी आयु। अब देखना आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से, अब कितना है, हमने ये मान लिया x और x प्लस 26, अब से 3 वर्ष पश्चात, अब पश्चात आया मतलब बाद, क्या करोगे क्वेश्चन में जब भी कभी ऐसी कहानी आए पश्चात बाद आए, क्या करोगे, जोड़ देना वर्तमान में, तो देखना यहां निकालना 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, तो कितनी होगी, आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, 3 वर्ष पश्चात रोहन की जो एज होगी, रोहन की एज कितनी होगी, अब वर्तमान कितनी x है, 3 वर्ष पश्चात मतलब क्या हो जाएगा, आपसे x प्लस 3 हो जाएगी क्या, हो जाएगी। अब आगे क्या बोला है, उस माँ की आयु कितनी होगी, और माँ की आयु कितनी होगी 3 वर्ष पश्चात, आप कह सकते हो दोस्तों कितना है, x प्लस 26, ये वर्तमान थी, इसमें जोड़ दो आप 3, कितना हो जाएगा आपका, x प्लस ऐड करोगे तो 29 होगी, ये होगी आपकी उसकी माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात। ठीक है दोस्तों, अब देखना समझना आगे क्या बोला है, 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, प्रश्नानुसार डाल देना आप, यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या, वो प्रश्नानुसार हम लोग डालते हैं इसलिए क्योंकि हमें हर चीज़ लाइन लिखनी नहीं पड़नी चाहिए, प्रश्न जो बोलता है उसके अनुसार करते जाओ। क्या बोला है, अब से उनकी आयु का गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात, हमने 3 वर्ष पश्चात ये देख ली, गुणनफल मतलब क्या होगा, दोनों की x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, गुणनफल कितना है 360 है, 360 आप ऐड कर दो, सॉरी बराबर कर दो, तो आपकी 3 वर्ष पश्चात क्वेश्चन जो बोला उसके अनुसार हमने जमा लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व कैसे करोगे दोस्तों, ये गुणनखंड दिया है पर कोष्टक में पहले कोष्टक करना, ध्यान रखना कोष्टक में क्या होता है, जब भी ऐसी कहानी आए तो इसमें हर एक पद का गुणा होता है, मतलब x का गुणा इन दोनों से होगा, जिनका गुणा भी इन दोनों से होगा। तो आइए करिए दोस्तों, तो x लिख सकते हो, x डालना इंटू एक्स प्लस 29 प्लस का प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसका आप विस्तार कर दीजिए, तो देखो x इंटू एक्स कितना हो गया, x पहले आप इंटू कर लो, x इंटू 29 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 29 इंटू 29 360 आप यहाँ साइड में लिख सकते हो। देखो x इंटू एक्स कितना हो गया, ये हो गया दोस्तों आपका एक्स स्क्वायर हो गया क्या, हाँ, प्लस x इंटू 29 कितना हो गया, 29 इंटू एक्स हो गया, प्लस इसका 3 इंटू एक्स मतलब 3x, 3 इंटू 29 कितना हुआ, 3 तिरका 9, गुणा कर लो आप, 3 तिरका 9 और 3 दूनी सॉरी 3 या 27, 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 बराबर कितना हो गया 360 दिया, तो आप 360 लिख सकते हो बराबर में। ठीक दोस्तों, हाँ अब इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पे आप सबसे पावर क्या है, x का सबसे 2, यहाँ देखिए कोई है नहीं है तो आप इसको वैसा का वैसा लिख दो। उसके बाद एक्स स्क्वायर 20x 29x और 3x कितना हो टोटल आपकी हो गए 32x प्लस 87, इसका 95 करके लिया इस तरफ, तो 360
बराबर 0। ध्यान रखना दोस्तों, पक्षांतर करने के चिन्ह बदल जाते हैं। क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स। अब इसको घटा सकते हो, कितना होगा? यहाँ पे 0 जाएगा नहीं, उधार लेना, कितना यहाँ आएगा माइनस करोगे तो 10 में 7 घटाइए, कितना बचेगा? 3 जाएगा। यहाँ बचेगा कितना? 5 में से 8 घटेगा नहीं, 15 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा दोस्तों? 6 बचेगा क्या? सॉरी, 15 में से आप 8 घटाओगे तो बचेगा 7, और यहाँ कितना आएगा? यहाँ बचे 2, तो 2 73 बराबर 0। यही दोस्तों आपका क्या है आंसर। क्वेश्चन में यही बोला था आपको कि द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, हमने द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। ठीक है, अब कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट और मैं हमसे डाउट क्लियर कर सकते हो कि दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हम आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, इसका अगला सवाल क्या है? 4th नंबर, दूसरा का 4th नंबर। ये क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है। देखो दोस्तों क्या बोला समझना, ये ट्रेन है, ठीक है, ये कितनी दूरी चलना कितना, इसकी दूरी कितनी है आपकी? 480 किलोमीटर। समझना जरा, 480 किलोमीटर दूरी है ट्रेन द्वारा। मान लेते हैं ट्रेन आपकी ये है, ठीक है। हाँ, अब बोला है कि चाल से तय करती है, दूरी कितनी है? समान चाल से तय करती है। समान चाल कुछ भी हो सकती है, मेरे को पता नहीं है। हम क्या मान सकते हैं? चाल को हम मान सकते हैं, चाल को हमने मान लिया x मान लिया, x किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, ये हमने मान लिया कितने चल रही है समान चाल से, ठीक है। तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति कम हो जाती है, अब बोला समझना जरा, कम चाल कितना कम कर रहा? 8 किलोमीटर। पहले कितना था? x, अब कर दिया 8 किलोमीटर कम, मतलब इसमें x से -8 कम कर दो। ये किसकी हो गई है? ये ट्रेन की चाल हो गई, ठीक है दोस्तों। अब समझ देखना जरा, तो वह उसी दूरी को, दूरी क्या है? 480 किलोमीटर है, इतनी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। अंतर किस में आ रहा है दोस्तों? अंतर आ रहा है आपके में, किस में आ रहा है? अंतर आ रहा है आपका समय में। पहले वो कितनी थी पता नहीं, पर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब का बोल रहा है 3 घंटे अधिक लेती है। मैं मान लेता हूँ पहले वो कितने समय देती है। वो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा? कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है क्या? इससे आपका निकाल सकते हो दोस्तों, समय निकाल सकते हो आप। समय आप यहाँ ले आइए, चाल को वहाँ पक्षांतर कर दीजिए, तो समय क्या हो जाएगा? समय आपका हो जाएगा दूरी बटे समय। इस फॉर्मूले को याद रख लेना, बहुत काम आने वाला है, ठीक है दोस्तों। पूरे प्रश्न बुक में चाल और चाल दूरी से आपके सवाल आने वाले हैं, इसलिए ये इस फॉर्मूले को याद रखना। इससे हम 3 चीज़ निकाल सकते हैं, दूरी, समय, चाल, ठीक है दोस्तों। तो देखो समय क्या है? दूरी बटे चाल। तो देखो दूरी क्या है? यदि दूरी कितनी है यहाँ पे? 480 किलोमीटर है क्या? हाँ 480 किलोमीटर है। चाल कितनी है आपकी? x है, तो ये इतना समय लिया था, ये पहले लिया था कब? जब समान चाल से चल रही थी। अब बोला गया कि अभी चाल हमने 8 मीटर कम कर दिया, तो समय कितना होता है? उसी दूरी को तय करने में हो जाती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। पहले कितना ले रही थी? इतना ले रही थी, मतलब इसमें 480 इतना थी, अब अधिक 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब इसमें 3 प्लस कर दो, इतना क्या लेगा भाई साहब? ये समय लेगा, ठीक है। अब देखना आपका कांस्टेंट क्या है? दूरी है। आप इससे क्या इससे 4 बटे दूरी से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं हम? इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो सकता है आपकी? चाल गुणित समय बराबर दूरी। हमने क्या कर दिया? इस फॉर्मूले को चाल से यहाँ गुणा कर दिया, तो क्या हो गया? समय गुणित चाल बटे दूरी। तो इसको क्या लिख सकते हैं? चाल कितनी थी हमारी? चाल हमारी कितनी थी दोस्तों? ये थी x - 8, उसको मत लेना, बाद वाली कहानी है वो, ठीक। गुणित समय कितना है? ये वाला है 480 बटे x + 3 बराबर दूरी कितनी दोस्तों? दूरी हमने क्या है? नियत माना है, नियत है आपकी 480 है, इसलिए इस फॉर्मूले का यूज किया, 4 गुणित समय गुणित दूरी, ठीक दोस्तों, ठीक है। अब समझना जरा, इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे? ये भिन्न संख्या, पहले इसको सॉल्व कर लो, बाद इसको सॉल्व कर लेना। तो x - 8 इसको वैसा लिख लो, ठीक है। हाँ, अब देखो 480 बटे x है, ये मतलब भिन्न संख्या है। भिन्न संख्या से सॉल्व किया जाता है एलसीएम लेके, तो 480
बटे x है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा अपना x आएगा, इसे बटे में आप 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो x इंटू 1 कितना आएगा, x आएगा। अब समझना, तो 480 इसके बटे में x है तुम भाग लगाओगे x में तो 1 मिलेगा, 480 गुणित 1 कर दो प्लस, अब समझना ये वाला प्लस। अब 1 का भाग लगाओगे x में तो कौन सा आएगा, x ही आएगा, और x से आप उससे गुणा करोगे उसके ऊपर संख्या कौन 3, तो 3 इंटू एक्स बराबर कितना दोस्तों 480। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो तो क्या आएगा आपका, तो x माइनस 8 कोष्टक बना दीजिए, 480 गुणित 1 480 आई आएगा, प्लस 3 इंटू 3 इंटू एक्स 3x आएगा, बटे x है तो अब x का कर दो पक्षांतर इस तरफ, तो 480 इस तरफ आएगा तो गुणित x, ठीक है। ध्यान रखना जब बटे में संख्या रहती पक्षांतर करने पे गुणा में चल जाती है, तो हमने गुणा कर दिया। देखो दोस्तों क्या होता है, इसको आप सॉल्व कर लो कोष्टक, तो x माइनस 8 इंटू 480 प्लस 3x है, यहाँ क्या होगा दोस्तों गुणा में है। तो ध्यान रखना ऐसी कंडीशन में हर एक पद का गुणा हर एक संख्या से होती है, मतलब x से गुणा इन दोनों से भी होगा और 8 का गुणा भी इन दोनों से होगा। तो आइए दोस्तों करते हैं, तो x लिखिए कोष्टक में करने लिए आप 480 प्लस 3x लिखिए, कोष्टक बंद, माइनस तो माइनस लगा दीजिए, उसके बाद क्या 8 है तो 8 इंटू इससे कर दो 480 प्लस 3x होगा क्या, हाँ, और 480x हो जाएगा यहाँ पे, ये है, ठीक है। हाँ तो देखो इसका कर दो विस्तार, तो देखो 480 गुणित x इंटू 480 कितना हो गया 480x हो गया, प्लस x इंटू 3x कितना हो गया, ये आपस में हो गया 3x स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना दोस्तों x इंटू एक्स, ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 8 गुणित इतना इसका कर दो कितना हो जाएगा 8 इंटू, तो 8 शून्य शून्य 8 64 की 4 हासिल की 6 और 8 चौको 32 32 6 कितना हो गए 38 हो गए क्या, हाँ आप ऐसा लगा सकते हो, ठीक है। हाँ प्लस 8 गुणित 3 कितना हो गया 8 दिया 24x, इसको आप कर लो पक्षांतर, तो माइनस 480 x बराबर 0। ध्यान रखना दोस्तों पक्षांतर करने चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो आगे चलना जरा, 480x और 480x माइनस का ही प्लस का है, आपस में दोनों हो गए कैंसिल, बचा 0। अब देखना अधिकतम घात कितनी है 3x स्क्वायर, तो पहले इसको जमा लो 3x स्क्वायर, ठीक है, और उससे कम दाई घात वाली क्या है 24x इसको जमा लो, माइनस 38 40 इक्वल टू 0। आपका आंसर यही दोस्तों, आप चेक कर सकते हो, और जहाँ नहीं समझ में आया हो आप कमेंट में हमसे कमेंट कर सकते हो। ध्यान रखना दोस्तों बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगले आइए दोस्तों हम इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या सवाल बोला है कि दो क्रमागत धात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत धात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो क्या अभी आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है दोस्तों, थोड़ा सा हम बता देते हैं। पूर्णांक जो होती है आपकी पूर्णांक संख्या जो होती है वो आपकी ऐसी संख्या जिसमें क्या होती है प्लस की संख्या भी आती है और माइनस संख्या भी आती है और प्लस 0 भी आता है। प्लस की संख्या भी आती है, माइनस संख्या भी आती है और 0 संख्या भी आती है। तो इन संख्याओं क्या बोलते हैं हम, पूर्णांक संख्या बोलती है। अब क्वेश्चन क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक, मतलब कहता है जितनी भी आपकी सारी संख्या धनात्मक की, कहाँ से स्टार्ट होगी 1 से स्टार्ट अनंत तक, उन संख्याओं क्या बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक में आपका क्या क्या आ जाता है, आपका धनात्मक पूर्णांक में वे सारी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होगी पर धनात्मक होना चाहिए, 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये अपना कराता है भाई धनात्मक पूर्णांक कराती है। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि हर संख्या में यदि एक क्रमागत की बात करूँ, मैं लगातार धनात्मक पूर्णांक की बात करूँ तो 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, डैश डैश आते जाएंगे। पर 1 से 2 कैसे आया होगा, यदि 1 में प्लस में 1 कर दूं तो आपका 2 बन जाता है। अब 2 में प्लस में 1 कर दूं क्या बन जाता है, अगली धनात्मक पूर्णांक मिल जाती है। और यदि 3 में प्लस में 1 जोड़ दूं तो अगली 4 मिलती है, मतलब अगली धनात्मक पूर्णांक मिल जाती है। मतलब हमने देखा कि यदि मैं हर एक संख्या में 1 प्लस कर दूं तो मुझे अगली धनात्मक संख्या मिल जाती है, धनात्मक पूर्णांक संख्या मिल जाती है। मतलब अब समझना जरा कि यहाँ 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोला है, मतलब कौन कौन सी हो सकती है। मैं क्या मान सकता हूँ, माना करके लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे को माना नहीं पता नहीं पर हम मान तो सकते हैं। तो क्या लिख सकते हो, 2 क्रमागत, क्या मान सकते हो आप, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या आप मान सकते हो बेटा जी, कौन सी
धात्मक पूर्णांक क्या संख्या मान सकते हो, आप मान सकते हो क्या क्या मान सकते हो, x मान सकते हो पहली। और हमने देखा यहाँ पे कि 1 + 1 करने पे 2 आ रहा है, 2 में 1 जोड़ने पर 3 आ रहा है, 3 + 1 करने पे 4 आ रहा है। मतलब हर एक संख्या में 1 जोड़ने पे अगली एक संख्या मिल रही है। मतलब मैं क्या कर दूँ, x यदि मैं x + 1 कर दूँ तो हमें एक अगली धात्मक पूर्णांक संख्या मिल जाएगी। ये हमें दो धात्मकों की संख्या मिल सकती है, x और x + 1 होगी। ठीक दोस्तों, आगे क्या बोला समझना, प्रश्नानुसार आपका ये बोला है कि दो क्रमागत धात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत मतलब हमने कौन कौन सी मान ली, x माना, दूसरा क्या माना, x + 1 माना। अब गुणनफल मतलब क्या होगा, x × x + 1 का गुणनफल कितना है, बराबर 306 कर दो भाई। हमने गुणा करके बराबर 6 कर दिया, तो यही बोला सवाल में। इसको सॉल्व कर लो। क्या सॉल्व कैसे करोगे, अब देखो x + 1 है, गुणा में है, तो x का गुणा इन दोनों से होगा। पुस्तक सॉल्व कर लो, तो x × x प्लस का प्लस s × 1 बराबर 306। x × कितना हो गया, x की घात 2। ध्यान रखना दोस्तों, जब घात आपकी बराबर हो, सॉरी जब आधार आपका बराबर होता है तो घातें आपकी जुड़ जाती है। प्लस x × 1 मतलब क्या हो गया, x, इसको तब लिया पक्षांतर करके, तो 306 = 0 हो जाएगा। यहाँ 0 बचेगा। ध्यान रखना दोस्तों, पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाते हैं, और यही आपका क्या है, आंसर है। यही तो आपको करना था क्वेश्चन में। क्या करना था कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाइए, तो हमने दर्शा दिया। यहाँ पे देखो द्विघात समीकरण कहलाता है मतलब इसका एक ऐसा पद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होना चाहिए। मतलब यहाँ x की घात कितनी, 2 है, मतलब द्विघात समीकरण है। दोस्तों आप इसको समझ में आएगा हो, दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।